Good evening, friends. My name is Vishal, फैकल्टी ऑफ लॉ एट स्टडी IQ. आप सभी का स्वागत है आज के हमारी वीडियो सेशन में. स्टूडेंट्स, आज की एक वीडियो सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. अगर आपको सेक्शन 86 ऑफ BNS के बारे में नहीं पता तो आपको जरूरी ही यकीनन ही सेक्शन 498A ऑफ IPC के बारे में तो पता ही होगा. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 498A ऑफ IPC क्रुएलिटी के बारे में. आप सभी ने इस सेक्शन के बारे में पढ़ा होगा. अगर पढ़ा नहीं भी होगा तो सुना तो होगा ही, और अगर सुना भी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप करंट अफेयर्स से, डेली इवेंट से, करंट न्यूज आइटम से वाकिफ ही नहीं हो. जनरली न्यूज जब आप पढ़ते हो तो जनरली न्यूज़पेपर्स के अंदर 2-4 दिनों के अंदर कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर ये प्रश्न आता है कि क्या सेक्शन 498A ऑफ IPC या फिर अभी का सेक्शन 86 ऑफ BNS, क्या उसका मिसयूज नहीं हो रहा. बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जो कहती हैं कि नहीं, सेक्शन 86 ऑफ BNS या 498 ऑफ IPC इट इज अ वैलिड प्रोविजन. कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि नहीं, स्पेशली पिछले कुछ सालों के अंदर सेक्शन 498A का मिसयूज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है. अब प्रश्न है कि सेक्शन 498A या सेक्शन 86 ऑफ BNS क्या है, क्रुएलिटी क्या चीज है. मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं. क्रुएलिटी, देखिए, हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीति हैं, बहुत सारी ऐसी कस्टम्स हैं या ऐसी सोसाइटल नॉर्म्स हैं जो जघन्य हैं. अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो हमारे समाज के अंदर आज भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है कुछ लोगों द्वारा, जो प्रैक्टिसेस मनुष्य की गरिमा, मनुष्य की डिग्निटी के विरोध में, के खिलाफ है. हमारे समाज के अंदर आज भी, चाहे हमारे समाज के अंदर महिला को लक्ष्मी, देवी तथा अन्य संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि कुछ परिवारों के अंदर विवाह के पश्चात, आफ्टर मैरिज, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है. महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. और ये प्रताड़ना केवल मेंटल, ये क्रुएलिटी केवल मेंटल ही नहीं होती है, ये क्रुएलिटी जो है वो फिजिकल फॉर्म भी ले लेती है. मतलब कई बार महिलाओं के साथ मारपीट भी की जाती है. इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, क्रुएलिटी के अलग अलग कारण हो सकते हैं. क्रुएलिटी, अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो क्रुएलिटी का मतलब है जब एक विवाहित महिला, एक मैरिड वुमन के साथ उसके इन लॉज द्वारा ऐसा बिहेवियर किया जाता है कि जिससे वो मेंटली इस हद तक परेशान हो जाती है कि शी इज ड्रिवन टू कमिट सुसाइड. मतलब एक महिला के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है उसके इन लॉज द्वारा, उसके हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स द्वारा, कि महिला जो है वो इतनी मानसिक तौर पर परेशान हो चुकी है कि वो शी इज ड्रिवन ऑफ टू कमिट सुसाइड, तो वो एक फॉर्म ऑफ क्रुएलिटी है जिसको मेंटल क्रुएलिटी कहते हैं. इसी के साथ साथ फिजिकल क्रुएलिटी, मतलब अगर महिला के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उस मारपीट से उसकी हेल्थ, सेफ्टी को बहुत बड़ा खतरा है, तो ये अपने आप में फिजिकल क्रुएलिटी है. उसी प्रकार से क्रुएलिटी, जब एक महिला को बार बार से हरास किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और जिसका मुख्य कारण है कि महिला को प्रताड़ित करने के पीछे मुख्य कारण यह होता है कि उसके लॉज द्वारा डिमांड की जाती है कि आप कृपया अपनी फैमिली, आपकी जो पेरेंटल फैमिली है, वहां से कुछ पैसे का जुगाड़ कीजिए. अब बहुत बार देखा गया है कि महिलाओं को शादी के विवाह के पश्चात भी ये ताने दिए जाते हैं, टॉन्ट कसे जाते हैं कि आप जो है वो अपनी शादी के अंदर दहेज जो है वो एडुकेट नहीं लेके आई हैं, अप्रोप्रिएट नहीं लेके आई हैं. हमारे बगल के घर के अंदर तो जो एक बहू आई है वो तो इतना सारा दहेज लेकर आई है और आप तो कुछ लेकर ही नहीं आई. इसके कारण महिला को ताने कसे जाते हैं, उसको प्रताड़ित किया जाता है, और फिर कई बार उससे मारपीट भी की जाती है. तो ऐसा कंडक्ट जिसके अंदर महिला को हरास किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, रीजन जिसके पीछे होता है कि महिला को फोर्स किया जाता है उस प्रताड़ना के तहत कि वो अपने पेरेंटल होम, अपने माता पिता से कुछ पैसे या प्रॉपर्टी मंगवाए, या फिर महिला को प्रताड़ित करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो उसको शर्मसार किया जाए, उसको एम्बैरस किया जाए कि वो अपनी शादी के अंदर उपयुक्त या एडुकेट दहेज, डाउरी नहीं लेकर आई. तो ये सभी अपने आप में क्रुएलिटी की फॉर्म है. अब हमारे समाज के अंदर चूंकि क्रुएलिटी जैसे ऑफेंसेस, चाहे वो मेंटल क्रुएलिटी हो, चाहे फिजिकल क्रुएलिटी हो, चाहे वो हरासमेंट हो फॉर द पर्पस ऑफ डॉरी, आज भी प्रचलित हैं. तो इसलिए कुछ लॉज ऐसे होने चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज ऐसे होने चाहिए जो इन ऑफेंसेस को पनिशेबल बनाए. वो उन अपराधों के तहत जो सजा दी जाए गुनहगारों को वो इतनी 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 स्ट्रिक्ट हो कि लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो, और साथ में लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक अवेयरनेस भी पैदा हो कि किसी विवाहित महिला के साथ सिर्फ डाउरी के लिए, दहेज के लिए
गलत व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, ना कि सामाजिक तौर पर एक बुरी बात है, बल्कि कानूनी लीगल तौर पर भी ये एक अपराध है। अब देखिए, आप सीधी सी बात समझिए कि चूंकि हमारे देश के अंदर क्रुएल्टी जैसी घटनाएं आज भी होती हैं, इसलिए क्रुएल्टी को रोकने के लिए लॉ भी है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या इस लॉ का दुरुपयोग किया जा रहा है? यस, बहुत से केसेस के अंदर क्रुएल्टी जैसे लॉ का दुरुपयोग भी किया जाता है। अब ये लॉ बनाया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दिस लॉ वॉज मेड टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम द हरासमेंट ऑफ इन लॉस। बट देखा गया है कि जिस प्रकार से किसी भी लॉ का दुरुपयोग, किसी भी लॉ का मिसयूज करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ही रहती है, उसी प्रकार से क्रुएल्टी जैसे ऑफेंस का मिसयूज करने की भी प्रोबेबिलिटी भी हमेशा से ही थी। और देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय के अंदर क्रुएल्टी जैसे लॉ का मिसयूज किया जा रहा है। घरेलू झगड़े जो सामान्य तौर पर किसी भी घर के अंदर, किसी भी दंपत्ति के बीच में, किसी भी कपल के बीच में नॉर्मली रहते ही हैं, दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जिसके बीच में झगड़े ना हुए हों। तो सामान्य झगड़े, सामान्य एक दूसरे से मनमुटाव को महिलाएं आधार बनाती हैं और उस आधार पर क्रुएल्टी का केस फाइल करती हैं अपने हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स के खिलाफ, और जिसके कारण उन जो रिलेटिव्स होते हैं या हस्बैंड होते हैं, दे आर अरेस्टेड बाय द पुलिस, और उनको बहुत समय जो है वो जेल में बिताना पड़ता है। अब जेल में बिताने के कारण उनकी जो समाज के अंदर रेपुटेशन होती है, डिग्निटी होती है, उसको बहुत ही भारी नुकसान पहुंचता है। सेकेंडली, दे ऑल्सो सफर प्रोफेशनली। तो एक हाथ पर जिस प्रकार से क्रुएल्टी का ऑफेंस ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को उनके इन लॉज द्वारा प्रताड़ित ना किया जाए, हरास नहीं किया जाए, लेकिन साथ में एक ऐसी प्रोबेबिलिटी भी उभरती हुई सामने आ रही है, कि ऐसी संभावना भी उभरती हुई सामने आ रही है कि क्रुएल्टी जैसा ऑफेंस जो महिला की सुरक्षा के लिए था, उसका मिसयूज भी किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि भारत के अंदर क्रुएल्टी के ऑफेंस को किस प्रकार से डिफाइन किया गया, भारत के अंदर जो ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन के जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो क्या कहता है। उसी प्रकार से भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी कौन कौन सी जजमेंट्स दी गई हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि क्रुएल्टी जैसे ऑफेंस का दुरुपयोग ना किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रुएल्टी ये सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी या सेक्शन 85 रेड विद सेक्शन 86 ऑफ बीएनएस, ये सभी आते हैं मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस या फिर ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज की कैटेगरी में। अब भारतीय न्याय संहिता या फिर इंडियन पीनल कोड के अंदर ऐसे कुछ ऑफेंसेस हैं विच आर कॉल्ड एज ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जुड़े हुए हैं विवाह के संबंध से। और ये ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, देखिए, डाउरी डेथ, मॉक मैरिजेस, इंटाइसिंग अ मैरिड वुमेन, क्रुएलिटी और बाइगमी। देखिए, डाउरी डेथ, मॉक मैरिजेस, बाइगमी, इंटाइसिंग अ मैरिड वुमेन, क्रुएलिटी। डाउरी डेथ क्या होता है? डाउरी डेथ का मतलब है कि अगर कोई महिला, किसी महिला की मृत्यु हो जाती है उसकी शादी के 7 वर्ष के अंदर, और उसकी मृत्यु जो है वो इन हालातों में, इन कंडीशंस, इन सर्कमस्टांसेस में होती है कि उसकी जो संदेह पैदा करते हैं, जो डाउट पैदा करते हैं, मतलब वो 7 साल के अंदर एक महिला की, उसकी शादी के 7 साल के बीच में एक महिला की डेथ हो जाती है, और वो डेथ जो है वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के अंदर, या फिर कोई खास बॉडी इंजरी के कारण है, या फिर बर्न्स, जलने के कारण है, और साथ में यह प्रूव हो जाता है कि उस महिला की मृत्यु से पहले उसको हरास किया जा रहा था उसके इन लॉज द्वारा डाउरी, दहेज के संबंध में। तो ये अपने आप में डाउरी डेथ की कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, या जलने के से, या फिर कोई बॉडी इंजरी से मृत्यु होती है, या वो सुसाइड कर लेती है, और यह देखा गया कि शादी से उस महिला की मृत्यु से कुछ समय पहले उसको हरास किया गया था, उसको उत्पीड़ित किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ डाउरी, तो यह अपने आप में डाउरी डेथ की कैटेगरी में आता है। एक प्रिजम्पशन पैदा होता है कि उस महिला की जो डेथ है वो दहेज के कारण ही हुई है, और जो हस्बैंड और हस्बैंड के परिजनों को साल साल तक की सजा दी जा सकती है। दूसरा, मॉक मैरिजेस। मॉक मैरिज का मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ शादी के आधार पर या तो कोहैबिट करता है, उसके साथ रहता है, या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अगर मैं उसको दूसरे तरीके से समझाऊं, अगर कोई व्यक्ति ये जानते बूझते भी कि एक महिला उसकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, वो उसकी वाइफ ही नहीं है,
महिला को के समक्ष ऐसे प्रकट करता है, या महिला के ही गिव्स सच एन इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ अ वुमन दैट ही इज हर हस्बैंड, और महिला को विश्वास दिला के वो कि वो उसका हस्बैंड है, वो उसके साथ रहता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तो यह अपने आप में एक अपराध है और इसको बोलते हैं मॉक मैरिज। तीसरा, बाइगेमी। बाइगेमी मतलब एक से अधिक विवाह। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्पाउस मतलब या तो पति या पत्नी के जीवित रहते हुए और उनसे शादी के संबंध में होते हुए, मतलब शादी डिसॉल्व नहीं हुई है अभी, डाइवोर्स से, एक व्यक्ति, ए पर्सन whose spouse is still living, whose legally married spouse is still living, and that person during the subsistence of that marriage commits another or enters into another marriage। एक व्यक्ति अपने पति या पति के जीवित होते के पश्चात भी अगर दूसरा विवाह करता है, दूसरी शादी करता है, तो उसे कहते हैं ऑफेंस ऑफ बाइगमी, और यह अपने आप में एक अपराध है। उसके पश्चात एंटाइसिंग अ मैरिड वुमन। एक व्यक्ति एक शादीशुदा महिला को एंटाइस करके, इंड्यूस करके उसको उसके पति की कस्टडी से लेकर जाता है विद एन ऑब्जेक्टिव कि या तो उसको किसी खास जगह पर कैद किया जाए या फिर उसके साथ जो है वो शारीरिक संबंध बनाए जाएं, तो यह अपराध अपने आप में एंटाइसिंग अ मैरिड वुमन की कैटेगरी में आता है। और लास्ट है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मैंने आपको बता ही दिया, अगर किसी मैरिड महिला के साथ उसके इन-लॉज इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार का बिहेवियर कंडक्ट करते हैं, जिससे एक मैरिड महिला इस मानसिक तौर पर इस प्रकार से परेशान होती है कि शी इज ड्रिवन टू कमिटिंग सुसाइड, या फिर एक मैरिड महिला के साथ उसके इन-लॉज जो हैं वो फिजिकल अब्यूज करते हैं, उसको मारपीट करते हैं, जिससे उसके शारीरिक स्वास्थ्य और लाइफ को खतरा है, या फिर एक महिला को प्रताड़ित किया जाता है, हरास किया जाता है सो दैट शी कैन ब्रिंग इन डाउरी। सो इसको बोलते हैं ऑफेंस ऑफ क्रुएलिटी। देखिए स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े क्या कहते हैं, व्हाट डज द स्टैटिस्टिक्स से अबाउट ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज इन इंडिया। देखिए अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट पर जाएं, तो अगर मैं सिर्फ ज्यादा पुरानी नहीं, हाल फिलहाल की रिपोर्ट, अगर मैं 2022-23 की रिपोर्ट लेता हूं, तो भारत के अंदर 2022-23 के अंदर तकरीबन 4.5 लाख केस दर्ज हुए थे विद रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। 2022 के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर 4.5 लाख केस ऐसे रजिस्टर हुए हैं जिसके अंदर कोई ना कोई अपराध महिलाओं के अगेंस्ट, महिलाओं के विरुद्ध किया गया था। अब ये ऑफेंसेस ऑफ रेप भी थे, सेक्सुअल हरासमेंट भी थे, और ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज भी थे, राइट। और देखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके अंदर महिलाएं मोस्टली केसेस के अंदर अपराध को दर्ज करने में, अपराध को रजिस्टर करने में कतराती हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं कहीं ना कहीं उसे समाज जो है वो, आई डोंट नो किस कारण से ये माइंडसेट किस प्रकार से पैदा होता है कि एक महिला के संग अपराध हुआ है, महिला के संग ऑफेंस ऑफ, अनफॉर्चुनेटली ऑफेंस ऑफ रेप कमिट हुआ है, या महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, या उसके साथ जो है वो क्रुएलिटी हुई है, लेकिन समाज एक उस महिला के साथ अपनी सिंपैथी और एम्पथाइज, सिंपैथी दिखाने और उसके संग एम्पथाइज करने की बजाय समाज जो वो महिला को ही दोषी ठहराता है। तो अपने रेपुटेशन, अपने इज्जत के डर से भी देखा गया कि महिलाएं बहुत हद तक ऐसे ऑफेंसेस को पब्लिक नहीं करती, उनको पुलिस स्टेशन में रजिस्टर ही नहीं करती। तो 2022 के अंदर अगर एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2022 के अंदर 4.5 लाख केसेस दर्ज हुए हैं दैट आर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध, तो ये आंकड़ा असल में वास्तविकता में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। असल में यह 2 से 3 गुना या 4 गुना भी ज्यादा हो सकता है। और इसके अंदर एक देखने वाली बात यह है कि 2022 के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध रजिस्टर किए गए उसमें से 31%, 31% जो है वो उनके इन लॉज द्वारा, मतलब विवाहित महिलाओं के ससुराल वालों द्वारा, इन लॉज द्वारा महिला के खिलाफ किए गए थे। अब ये आप देखिए कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, उसके अंदर रेप भी आता है, सेक्सुअल हरासमेंट भी आता है, वोयरिज्म, स्टॉकिंग, सभी चीजें आती हैं, राइट, और क्रुएलिटी भी आती है। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के अंदर 31%, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है वो उन अपराधों का है जो ससुराल वालों द्वारा, इन लॉज द्वारा कमिट किए गए हैं एक महिला के साथ। तो इससे साफ पता लगता है कि हमारे समाज के अंदर क्रुएलिटी, हमारे समाज में क्रुएलिटी जैसी घटना जो है वो, क्रुएलिटी जैसा अपराध जो है वो आज भी प्रचलित है। आज भी ससुराल के अंदर
विवाहित महिलाओं को, मैरिड वुमेन को प्रताड़ित किया जाता है, उनके संग मेंटल क्रुएल्टी की जाती है, उनके संग फिजिकल क्रुएल्टी की जाती है और उनको हरास किया जाता है टू ब्रिंग इन मोर डाउरी। चलिए, अब हमने स्टैटिस्टिक्स देखे हैं। अब स्टैटिस्टिक्स को समझ के देखकर हम एक चीज को समझ गए हैं कि हमारे समाज के अंदर आज भी आवश्यकता है कि क्रुएल्टी जैसे लॉज अभी भी हमारी स्टैट्यूट बुक्स में रहें, क्योंकि अगर इन लॉस को हटा दिया गया, इन लॉस के होने के बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ जो है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में अपराध हो रहे हैं। तो अगर इन लॉस के होने के बावजूद, एक डेटरेंस इफेक्ट होने के बावजूद भी अगर लोग जो हैं वो ऐसे अपराध करने से नहीं कतरा रहे हैं, तो अगर इन लॉस को हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत बारी आर्गुमेंट सामने आता है कि अगर इन लॉस का मिसयूज हो रहा है तो सरकार जो है इन लॉस को हटा क्यों नहीं देती है। तो आपके समक्ष मैंने एक स्टैट्स दिखाया है, आपके समक्ष मैंने कुछ आंकड़े दिखाए हैं कि इन लॉस के होने के बावजूद भी किस प्रकार से विवाहित महिलाओं के खिलाफ जो विरुद्ध जो है वो ऑफेंसेस होते हैं, क्राइम्स होते हैं। तो अगर लॉज होने के बावजूद इतने ऑफेंसेस हो रहे हैं, अगर लॉज को हटा दिया जाए तो अब सोचिए कि ऑफेंसेस जो हैं वो कितनी तादाद में बढ़ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग कि वी स्टिल नीड लॉज दैट प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम ऑफेंसेस, दैट प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम हरासमेंट, whether physical harassment और mental harassment और sexual harassment। अब देखते हैं क्रुएलिटी। बीएनएस सेक्शन 85 क्रुएलिटी की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी, एक विवाहित महिला के पति या फिर उनके रिश्तेदार। तो ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि ये ऑफेंस जो है वो किस पर लगाया जा सकता है, इस अपराध के एम्बिट स्कोप में कौन कौन आ सकता है। ओनली अ वुमन, ओनली अ हस्बैंड ऑफ अ वुमन और हिज रिलेटिव्स। Whoever being the husband or the relative of the husband of women subject such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years। अभी ध्यान, एक एक शब्द को ध्यान से समझना। किसी विवाहित महिला के पति या उस पति के रिश्तेदारों द्वारा अगर उस महिला के साथ क्रुएल्टी की जाती है तो उस पति या उसके रिश्तेदारों को 3 साल तक की सजा जो है वो कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। अब यहां पर एक चीज समझना कि यहां पर कौन कौन इस सेक्शन की, इस अपराध के स्कोप में, एम्बिट में आ सकते हैं। पहला है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, मतलब हस्बैंड और उसके रिश्तेदार। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति, फॉर एग्जांपल हस्बैंड का दोस्त, उसके संग मिलकर कुछ योजना बना रहा है या अपने हस्बैंड का दोस्त जो है वो अपने दोस्त को भड़का रहा है कि वो अपनी पत्नी को किस प्रकार से प्रताड़ित करे, तो हस्बैंड का दोस्त, चूंकि हस्बैंड का रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए हस्बैंड के दोस्त के ऊपर जो है वो सेक्शन 498 या फिर सेक्शन 85 जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्त ने कोई अपराध ही नहीं किया, ये दोस्त जो है ही विल गो स्कॉट फ्री। नो, ही विल बी पनिश्ड अंडर ऑफेंसेस रिलेटेड टू अबेटमेंट। उनके ऊपर अबेटमेंट का चार्ज लगेगा, सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो यह जरूरी है कि सेक्शन 85 के स्कोप के अंदर सिर्फ हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स ही आ सकते हैं। रिलेटिव्स कौन होते हैं? हस्बैंड की मदर, हस्बैंड के फादर, हस्बैंड की सिस्टर्स, हस्बैंड के ब्रदर और सारे नजदीकी संबंधी। राइट, कोर्ट ने कुछ केसेस के अंदर तक तो यहां भी कहा है कि अगर एक हस्बैंड अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी वाइफ को लेकर आता है घर में, और वो दूसरी वाइफ जो है वो पहली वाइफ के संग क्रुएल्टी करने का प्रयास करती है, क्रुएल्टी करती है, तो जो दूसरी वाइफ है हस्बैंड की, वो भी हस्बैंड की रिलेटिव ही है, and she will also be considered to be the relative of the husband and she will also be punished under section 85। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 86। अब हमने सेक्शन 85 के अंदर समझा और पढ़ा कि अगर कोई किसी विवाहित महिला के हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स द्वारा किसी महिला के साथ क्रुएल्टी की जाती है तो उनको 3 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन प्रश्न, क्रुएल्टी होती क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रुएल्टी 2 प्रकार की होती है। वन इज फिजिकल क्रुएल्टी, सेकंड इज मेंटल क्रुएल्टी। फिजिकल क्रुएल्टी या फिर मेंटल क्रुएल्टी। फिजिकल क्रुएल्टी क्या चीज होती है, देखिए इससे पहले हम समझेंगे मेंटल क्रुएल्टी क्या, फिजिकल क्रुएल्टी क्या चीज होती है। देखिए, एनी विलफुल कंडक्ट which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide। कोई ऐसा कंडक्ट जो इस प्रकार का है, हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स द्वारा एक विवाहित महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का कंडक्ट किया जा रहा है जो इस प्रकार का है कि वो महिला को इस प्रकार से पुश करते कि वो सुसाइड करने के लिए बाध्य हो जाए। तो मतलब सीधी सी बात है। अब एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ये होगा कि महिला को टॉन्ट करना,
महिला के परिवार वालों को टॉन्ट करना, महिला को भला बुरा बोलना। अब कई बार देखा गया है कि ड्यू टू सर्टन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कई बार महिलाएं जो हैं वो शादी के विवाह के पश्चात भी बेबी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो उस समय जो है वो इन लॉस के और आस पड़ोस वाले लोगों के ताने लगने शुरू हो जाते हैं, और वो ऐसे शब्द महिला को बोले जाते हैं कि वो किसी भी महिला के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, ना केवल महिला, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही मेंटली डिवस्टेटिंग होंगे। अब किसी महिला को इस बात के ताने देना कि शी कैन नॉट बियर अ चाइल्ड, उस महिला को ताने देना कि वो कम पढ़ी लिखी है, उस महिला को ये ताने देना कि उसका परिवार जो है वो इकोनॉमिकली किसी खास पोजीशन में नहीं है, उस महिला को ताने देना कि उसके पिताजी ने उसके विवाह के अंदर दहेज कम दिया, उस महिला को ताने देना कि उसके पिताजी जो हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट से हैं या वो खुद एक पर्टिकुलर कास्ट से है। तो यह सभी कंडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इतना परेशान करते हैं। और हो सकता है क्योंकि एक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अ वुमन हु इज जस्ट मैरिड। एक महिला अपना घर छोड़कर एक नए घर में आई है, एंड नाउ शी एक्सपेक्ट्स दैट शी रिसीव वार्मथ, शी रिसीव लव, उसको प्यार मिले, सम्मान मिले और वार्मथ मिले, लेकिन बदले में क्या मिल रहे हैं? ताने। बदले में क्या मिल रही है? मेंटल हरासमेंट। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि द वुमेन विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स कमिटिंग सुसाइड। तो ऐसा कंडक्ट जो किसी महिला को इतना पुश करे कि महिला जो है वो सुसाइड तक, या बात जो है वो महिला जो है इस प्रकार से प्रताड़ित हो जाए कि चांसेस हैं कि वो सुसाइड कर ले उस हरासमेंट से बचने के लिए, तो ऐसा कंडक्ट जो है वो अपने आप में मेंटल क्रुएल्टी की श्रेणी में आता है। या फिर अ कंडक्ट which is of such a nature to cause grave injury or danger to the life, limb or health of the women। या फिर किसी महिला के संग ऐसा व्यवहार किया जाए, ऐसा कंडक्ट किया जाए जिससे महिला के लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, मतलब उसके प्राण और उसके स्वास्थ्य को खतरा हो। तो सीधी सी बात है, महिला के प्राण और स्वास्थ्य को खतरा तभी होगा जब महिला के संग फिजिकल मारपीट की जाएगी। तो अगर हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स किसी विवाहित महिला के साथ इस प्रकार का कंडक्ट करते हैं, इस प्रकार की मारपीट करते हैं, उसको फिजिकली मारते पीटते हैं जिससे महिला के शरीर, महिला के स्वास्थ्य और प्राण को खतरा होता है, तो वो अपने आप में क्रुएलिटी माना जाता है। तो यहां पर हमने मेंटल क्रुएलिटी भी देखी और फिजिकल क्रुएलिटी भी देखी। हालांकि दोस्तों फिजिकल क्रुएलिटी प्रूव करना ज्यादा इजी होता है, बिकॉज फिजिकल क्रुएलिटी के जो निशान होते हैं वो बॉडी पे रहते हैं। फिजिकल क्रुएलिटी के निशान बॉडी पे रहते हैं। मेंटल क्रुएलिटी जो है, क्योंकि समथिंग इज हैपनिंग विद इन योर माइंड, और एक व्यक्ति एक प्रकार के बिहेवियर को किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, उसको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करने का, वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। हो सकता है कि एक महिला जो है जो थोड़ी सेंसिटिव नेचर की है, उसको कुछ ताने जो हैं वो इतने बुरे लगें कि शी विल बी लाइकली टू कमिट सुसाइड। या एक महिला जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग नेचर की है, या अलग अलग कैपेसिटी होती है हर व्यक्ति की, ठीक है, परेशानियों को, चुनौतियों का सामना करने की। तो एक महिला जो है जिसको ताने दिए जा रहे हैं, शी कैन बी कंपेल्ड टू कमिट सुसाइड। लेकिन एक महिला जो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, शी इज वर्किंग, शी इज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तो हो सकता है कि वो उन तानों का इतना असर उस पर ना पड़े। तो मेंटल क्रुएल्टी का जो इंपैक्ट है वो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह से पड़ता है। तो कोर्ट जो है मेंटल क्रुएल्टी को गॉज करने के लिए, देखने के लिए कि इसके अंदर क्या सच में महिला के साथ मेंटल क्रुएल्टी हुई या ना हुई, कोर्ट जो है बहुत सारे मापदंडों का प्रयोग करती है, पैरामीटर्स का प्रयोग करती है। जैसे कोर्ट जो है वो देखती है कि महिला का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या नहीं, और बहुत सारी अन्य चीजें। उसी के साथ साथ देखिए, हरासमेंट ऑफ अ वुमन वेयर सच हरासमेंट इज विद द व्यू टू कोर्स हर or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security। मतलब अगर महिला को उसके लॉज द्वारा इस प्रकार से हरास किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, किस उद्देश्य से? ताकि उसको बाध्य किया जा सके या उस महिला के किसी संबंधी को बाध्य किया जा सके कि वो इन लॉज की पैसे की डिमांड को पूरा करे। मतलब इन लॉज जो है वो महिला से और उसके घर वालों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड चूंकि पूरी नहीं हो रही है, इसलिए गुस्से के अंदर, क्रोध के अंदर जो इन लॉज है वो महिला को हरास कर रहे हैं, राइट। तो ये अपने आप के अंदर क्रुएलिटी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्ट केसेस के अंदर जो क्रुएलिटी वो देखी गई है वो इस प्रकार की क्रुएलिटी होती है जहां पर एक महिला को ताने दिए जाते हैं, हरास किया जाता है कि वो दहेज नहीं लेकर आई पर्याप्त, शी इज नॉट ब्रॉट इन इनफ ऑफ डाउरी, और उसको ताने दिए जाते हैं। उसको कई बार देखा गया कि खाना नहीं दिया जाता, कई बार मारपीट भी की जाती है। इसलिए की जाती है ताकि वो महिला अपने माता पिता को कॉल करे और अपनी आप बीती सुनाए, और उसके पश्चात माता पिता जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करें
और जो डिमांड्स हैं इन लॉस की वो पूरी कर दे। तो अगर आपके आसपास कहीं ऐसा व्यवहार किसी भी महिला के साथ हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज भी बन चुकी हैं, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के संग ऐसा व्यवहार हो ही ना, लेकिन फिर भी अगर हम आइडियलिस्टिक भी हैं तो हम प्रैग्मेटिक भी हैं। हम सभी जानते हैं कि समाज के अंदर कभी भी ऐसे समाज की रचना नहीं हो सकती जो बिल्कुल ही क्राइम फ्री हो, जहां पर सभी लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से कानून की पालना करते हुए रहें ना। तो बीइंग लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, अगर आपके आसपास भी अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार का कंडक्ट हो रहा है तो प्लीज जो है उसकी हेल्प करें। बहुत सारे एनजीओज हैं और कानून तो है ही जो महिला की इस कंडीशन से महिला को उस कंडीशन से बचाने में हेल्प करेगा। सो आप भी आपने आसपास जो है वो यू शैल बी अवेयर ऑफ योर सर्कमस्टांसेस एंड नेबर्स कि अगर महिला के साथ किस इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्राई टू रीच टू हर एंड ट्राई टू हेल्प हर। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि क्रुएलिटी क्या चीज होती है, क्रुएलिटी से संबंधित आपको स्टैट्स भी दिखाए। उसके बाद में मैंने आपको दिखाया कि क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी महिला के साथ उसके इन लॉज जो हैं वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि वो परेशान होकर सुसाइड करने तक की परिस्थिति में पहुंच गई है, या फिर उसके संग इस प्रकार से मारपीट कर रहे हैं कि उसके जान और उसकी स्वास्थ्य को, उसकी हेल्थ को खतरा है, या फिर उसको इस प्रकार से हरास किया जा रहा है ताने मारकर और अन्य तरीकों से, ताकि वो फोर्स हो सके, ताकि वो कंपेल हो सके अपने पेरेंट्स से किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, पैसे, गाड़ी, अन्य चीजें मांगने के लिए, तो ऑल ऑफ देम इज कंसीडर्ड टू बी द ऑफेंस ऑफ क्रुएल्टी, और इसकी सजा जो है वो 3 साल है। अब मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जो है 2022 के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4.5 लाख केसेस जो हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज हुए हैं। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि भारत जो है वो अभी भी, और भारत, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात ही ना करूं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक रियलिटी है पूरे समाज की, पूरी दुनिया की। तो मैं यहां पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ सोसाइटी, नो, फॉरेन के अंदर भी, यूएस के अंदर भी रेप के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, रेप के केसेस बहुत ज्यादा हैं, यूरोप के अंदर भी रेप के केसेस बहुत ज्यादा हैं। सो ये जो प्रॉब्लम ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। हमें लगता होगा बिकॉज हमें इंडियन केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज वी रीड इंडियन न्यूज, वी वॉच इंडियन न्यूज चैनल, तो हमारे सामने हमारा जो एक्सपोजर है वो इंडियन चैनल से ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया की जो डेवलप कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज, वो डेवलप कहते हैं आई से सो कॉल्ड रिच कंट्रीज, कंपैरेटिवली रिच कंट्री, ठीक है। तो रिच कंट्रीज के अंदर ऐसे अपराध नहीं होते हैं, होते हैं, रिच कंट्रीज के अंदर भी ये अपराध होते हैं, ठीक है। अमेरिका के अंदर अगर आप, और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप प्लीज आज जाएं और खुद चेक करें कि अमेरिका के अंदर पर 1000 वुमेन या पर 1 लाख वुमेन कितने रेप के केसेस रजिस्टर हुए और कितने में कन्विक्शन हुई। उसी प्रकार से आप यूरोप में, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप के डाटा निकाल कर देखें कि यूरोप के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो पर 1 लाख वुमेन जो है उनकी रेशियो क्या है। तो समाज के अंदर आज भी ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन और ऑफेंसेस विच आर ओनली टारगेटेड अगेंस्ट द वुमेन, वो आज भी रियलिटी है। तो इसलिए जरूरी है कि उन ऑफेंसेस को रोकने के लिए, एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए और लोगों को पनिश करने के लिए सेक्शंस हो और लॉ भी हो। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने आपके संग पहले भी डिस्कस किया था कि देखा गया कि महिलाएं, एक ऐसा लॉ जो बनाया गया था उनकी सुरक्षा के लिए, जो बनाया गया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, महिलाएं ऐसे लॉ का दुरुपयोग भी करती हैं, मिसयूज भी करती हैं छोटे मोटे झगड़ों के अंदर। और कोर्ट द्वारा कितनी बार कहा गया है कि क्रुएल्टी का ऑफेंस हर केस में इन्वोक नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज के अंदर कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके अंदर झगड़े नहीं होते। समाज छोड़ो, कोई भी 2 व्यक्ति जिनके बीच में आपस में अगर दोस्ती भी है तो ऐसा किसी दोस्ती ऐसे किसी संबंध में नहीं है, चाहे वो भाई बहनों का संबंध हो, चाहे वो भाई भाई का संबंध हो, चाहे वो माता पिता और बच्चों का संबंध हो, कोई ऐसा संबंध नहीं है जिसके अंदर बिटरनेस नहीं आती, कभी कभी जिसके अंदर झगड़े नहीं होते। तो साधारण जो झगड़े हैं, फेमिलियल झगड़े जो हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो चलते रहते हैं। तो फेमिलियल डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑफेंस। या अगर कपल के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो देखा गया कि उन केसेस के अंदर जो है वो कई फीमेल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, कई फीमेल्स जो हैं वो दुरुपयोग करती हैं सेक्शन 498 और सेक्शन 85 बीएनएस का। और यहां तक कि देखा गया है कि कई बारी
क्रुएलिटी के सेक्शंस इन्वोक किए जाते हैं, चार्जेस लगाए जाते हैं ताकि उन पे प्रेशर बने और वो जल्दी से कॉम्प्रोमाइज करें। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिनेरियो को, सुप्रीम कोर्ट के सामने दो पक्ष हैं जो प्रतिपक्ष हैं। पहला है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर अ सिग्निफिकेंट रियलिटी ऑफ दिस कंट्री और द सोसाइटी, तो इसलिए ऐसे लॉज होने चाहिए दैट प्रोटेक्ट द वुमेन, जेंडर ओरिएंटेड लॉज। उसी दूसरे प्रतिपक्ष के अंदर हम देखें, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पर महिलाओं ने इन सेक्शंस का दुरुपयोग भी किया है और इनोसेंट हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स को हरास करने का प्रयास किया है। तो कोर्ट ने एक बहुत ऐसा टर्म दिया था कि द ऑफेंस, द सेक्शंस, द लॉ दैट वाज मेड टू प्रोटेक्ट विमेन, that means that was supposed to be a shield, sometimes it is used as a weapon of offense, sometimes it is used as a sword। तो जौन से लॉज को बनाया गया था महिलाओं के ढाल के तौर पर, कई बार महिलाएं उसका तलवार की तरह, शमशीर की तरह प्रयोग करती हैं। तो लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के अंदर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, अब चूंकि सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी और सेक्शन 85 और 86 ऑफ बीएनएस एक ही दे आर पेरी मटेरिया, ठीक है, सो दे आर पेरी मटेरिया, तो सेम जजमेंट्स दोनों पर अप्लाई होंगी। फाइन। तो स्टूडेंट्स को अगर डाउट है कि सर सेक्शन 85 बीएनएस 86 बीएनएस के अंदर क्या कौन से जजमेंट्स यूज करेंगे, तो यू कैन यूज द सेम जजमेंट बिकॉज सेक्शन 85 एंड 86 आर नथिंग बट दे आर पेरी मटेरिया विद सेक्शन 498। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन फाइल की गई सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अंदर ये अलेज किया गया, इसके अंदर ये दावा किया गया कि 498A का प्रयोग जो है वो मिसयूज, 498 का दुरुपयोग हो रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। और कितने केसेस के अंदर देखा गया है कि चूंकि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, तो कई बार छोटे मोटे झगड़ों के अंदर कुछ महिलाएं, कुछ मैरिड फीमेल्स इस सेक्शन का प्रयोग करती हैं और हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट्स करती हैं, चार्जेस प्रेस करती हैं, जिसके कारण जो रिलेटिव्स और हस्बैंड्स को कई बार पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो यह एक बहुत ही गंभीर रियलिटी है और जिससे अरेस्ट होने के कारण हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स की जो रेपुटेशन है समाज के अंदर वो बुरी तरह से खराब होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अलेज किया गया कि चूंकि 498A का मिसयूज बढ़ रहा है इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट सेड, और सुप्रीम कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू मी द सुप्रीम कोर्ट गेव अ रीजनेबल जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट सेड कि वी कैन नॉट जस्ट इनवैलिडेट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लॉ जस्ट बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी मिसयूज्ड। सुप्रीम कोर्ट सेड कि हम सिर्फ इसी आधार पर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उसका मिसयूज की संभावना है। एंड दिस इज द राइट स्टैंड विच वॉज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि 498A का दुरुपयोग होने की संभावना है तो सिर्फ इसी आधार पर हम उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि हम ये जानते हैं कि 498A का मिसयूज होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सेड, हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम यह डायरेक्शंस देते हैं कि राज्य सरकारें अपने पुलिस ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करें, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम 498A पे वो यह है कि जैसे ही 498A का चार्जेस लगते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, अब जब 498A जो है ये सेक्शन 85 और 86 बीएनएस का जो सेक्शन है, और दे आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर होती है, तो जैसे ही किसी व्यक्ति के खिलाफ 498A या सेक्शन 85 या 86 बीएनएस के अंदर चार्जेस लगे तो पुलिस इमीडिएटली उसको अरेस्ट करती है। मेन प्रॉब्लम ये आती है, जैसे व्यक्ति अरेस्ट होता है कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है उसको मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर। हालांकि मजिस्ट्रेट जो है वो मोस्टली केसेस के अंदर बेल ग्रांट कर देते हैं, लेकिन एक बार व्यक्ति अरेस्ट हो गया तो उसकी रेपुटेशन जो है वो उसको बहुत ही सिवियर डैमेज पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि हम इस बात से भली बात परिचित हैं, वी आर क्वाइट कॉग्निजेंट कि 498A का मिसयूज हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्शंस देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने ऑफिसर्स को इस बात के लिए सेंसिटाइज करें कि 498A के केस के अंदर आप सीधा कंप्लेंट के बिहाव पे अरेस्ट नहीं कर सकते, राइट? आप कंप्लेंट के बिहाव पर अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आपका जो सीआरपीसी की प्रोसीजर है, और सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 45 के अंदर एक लेंथी प्रोसीजर है, उसके पश्चात ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सेड कि जस्ट बिकॉज किसी के खिलाफ 498A के अंदर कंप्लेंट फाइल हुई है, पुलिस ऑफिसर को चाहिए कि वो थोड़ा रिस्ट्रेंट, सावधानी बरते और छूटते साथ ही व्यक्ति को अरेस्ट ना कर ले। हालांकि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट
held the section 498A as unconstitutional. इसके पश्चात ये देखो, however the Supreme Court repelling these arguments upheld the constitutional validity of section 498. It held that mere possibility of abuse of statutory provision does not per se make a provision of law objectionable and ultra-vires to the Constitution. Next, Arnesh Kumar versus State of Bihar. Arnesh Kumar versus State of Bihar. इस केस के अंदर 2014 में भी सेम कंटेंशंस रखे गए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये कंटेंशन रखे गए कि चूंकि सेक्शन 498A कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, इसीलिए इसका दुरुपयोग होता है और महिलाएं इसको वेपन की तरह प्रयोग करती हैं। और छोटे घरेलू झगड़ों के कारण भी महिलाएं कई बार देखा गया है कि अपने हस्बैंड्स और रिलेटिव्स के खिलाफ जो है वो इसका प्रयोग करती हैं और हस्बैंड्स और रिलेटिव्स को पुलिस जो है मोस्ट केसेस के अंदर अरेस्ट कर लेती है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति की रेपुटेशन के लिए बहुत ही डैमेजिंग है। ये देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड Arnesh Kumar versus State of Bihar. The Supreme Court observed that offense under Section 498A IPC is cognizable and non-bailable, is being used as a weapon rather than shield by disgruntled wives. The simplest way to harass is to get the husband and his relatives arrested under this provision. The court held that police officers shall, on receiving complaint of offense of cruelty, shall make sure that the requirements of Section 41 are met. अब ध्यान से समझना, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, प्लीज पे फोकस, राइट। सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी एक पुलिस ऑफिसर को ये पावर देता है कि इट कैन अरेस्ट अ पर्सन, लेकिन सिर्फ उसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है जिस व्यक्ति के ऊपर ये चार्जेस लगे हैं कि ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे सेक्शन 498A और सेक्शन 85 और 86 कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के ऊपर उसकी वाइफ ने ये चार्जेस लगाए कि ए ने अपनी वाइफ के संग क्रुएलिटी की है। एफआईआर फाइल हो गई बिकॉज इट वाज एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 41 ये कहता है कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, पुलिस ऑफिसर के सामने, फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर के सामने किसी ने मर्डर कर दिया, या फिर पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर एक कंप्लेंट फाइल होती है, या फिर पुलिस ऑफिसर को किसी इंफॉर्मेशन के आधार पर यह शक पैदा होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। मतलब पुलिस ऑफिसर को कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है जिसके आधार पर उसको लगता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं ना कहीं कमिट किया गया। और दूसरा, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो सजा है वो 7 साल और 7 साल से ज्यादा है। तो ध्यान से समझना, सेक्शन 41 कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के समक्ष कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, या फिर पुलिस ऑफिसर को या तो कहीं से एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, या फिर कंप्लेंट मिली है, या फिर पुलिस ऑफिसर के पास एक रीजनेबल सस्पिशन है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है जिसकी सजा 7 साल या 7 साल से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर अगर पुलिस ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाइड है, पुलिस ऑफिसर संतुष्ट है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के खिलाफ यह कंप्लेंट मिली है, उस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देयर आर चांसेस कि वो व्यक्ति जो है या तो कोर्ट की जुडिक्शन से भाग जाएगा, दूसरा या वह व्यक्ति जो है वो विटनेसेस को डराने का प्रयास करेगा, या फिर वो व्यक्ति जो है वो एविडेंस को टैंपर करने का प्रयास करेगा, या फिर वो व्यक्ति जो है वो कोई और कॉग्निजेबल ऑफेंस भी इस समय में कर सकता है। तो अगर पुलिस ऑफिसर के पास एक ऐसी सस्पिशन या कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया और उसकी सजा 7 साल से ऊपर है, और पुलिस ऑफिसर ये इस बात से संतुष्ट है कि व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है वो व्यक्ति या तो कोर्ट की जुरिडिक्शन से भाग जाएगा, या फिर वो विटनेसेस को डराने का प्रयास करेगा, या एविडेंसेस को टैंपर करेगा, या फिर वो कोई और कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, तभी पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41 के अंदर अरेस्ट कर सकता है। तो देखिए कितनी सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तब जाकर पुलिस ऑफिसर को ये पावर मिलेगी दैट ही कैन अरेस्ट अ पर्सन इवन इन कॉग्निजेबल केस। तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि इफ पुलिस ऑफिसर रिसीव्स अ कंप्लेंट ऑफ क्रुएल्टी, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही जाकर व्यक्ति को अरेस्ट कर लेंगे, नो, उनको सेक्शन 41 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। और पुलिस ऑफिसर को चेकलिस्ट दी जाएगी और उनके समक्ष अगर क्रुएल्टी का कोई ऑफेंस आता है तो वो पहले चेकलिस्ट
के अंदर जो है वो चेक मार्किंग्स करेंगे कि सेक्शन 41 की रिक्वायरमेंट्स इस केस के अंदर पूरी हो रही हैं। हमें लगता है, हमारे पास ये कारण है जानने के लिए कि 41 की सेक्शन 41 की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, और उस चेकलिस्ट को भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है। तो जब पुलिस ऑफिसर को यह लगेगा कि नहीं, इस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है सेक्शन 41 के तहत, तो वो चेकलिस्ट पर साइन करेगा, सारे रिक्वायरमेंट्स के समक्ष ये एक मार्क लगाएगा कि यस, इस केस के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं। उसके बाद उस चेकलिस्ट को फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट उस चेकलिस्ट को पढ़कर ही ये डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति को बेल दी जानी चाहिए जो अक्यूज्ड है, या फिर उसको कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में रखना चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के अंदर सेक्शन 498A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सेफगार्ड्स थे आम व्यक्ति के पास रिगार्डिंग अरेस्ट बाय द पुलिस, उनको पुख्ता कर दिया, स्ट्रांग कर दिया। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस के अंदर भी सेम इशू सामने आया कि सेक्शन 498A का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एक इनोवेशन पैदा की। सुप्रीम कोर्ट सेड कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होगी, देयर विल बी अ फैमिली वेलफेयर कमेटी, जिसके अंदर उस जिले के जो पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो उसके सदस्य होंगे। और अगर पुलिस ऑफिसर के पास 498A से संबंध में कोई भी कंप्लेंट आती है तो पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को या हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करेगा, इस कंप्लेंट को पहले भेजा जाएगा इस फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास। फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो अब दोनों पार्टीज, महिला और उसके हस्बैंड और रिलेटिव्स से कांटेक्ट करेंगी, कांटेक्ट करने के बाद उनका कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करेंगी, और फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो दोनों परिवारों से, दोनों पार्टी से बात करके यह प्रयास करेंगी कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और उसके बाद जो है, अगर फैमिली वेलफेयर कमेटी को ये लगता है कि यस, इस केस के अंदर अपराध किया गया लगता है, तब जाकर वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उसको यह रिपोर्ट सौंपेंगे कि इस केस के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि इस केस के अंदर अपराध नहीं हुआ है, तो वो या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ साथ यह एक और प्रोविजन बनाया गया था कि डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट जिनके समक्ष ये केसेस जाएंगे, उनके पास भी ये पावर है कि वो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस के अंदर, खासकर 498A के अंदर, अगर उनके समक्ष पार्टीज ये कहती हैं कि हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो वो प्रोसीडिंग्स को वहीं पर समाप्त कर सकते हैं। देखिए, एक और केस आया 2018 के अंदर, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार एंड अदर वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राजेश कुमार वाली जजमेंट को ओवररूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सेड कि सीआरपीसी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है जिसके अंदर फैमिली वेलफेयर कमेटी की चर्चा भी हो, मेंशन भी हो। तो फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाना इट इज एक्स्ट्रा लीगल। लॉ के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी और केसेस जो है पहले उसको रिपोर्ट किए जाएंगे, उसके बाद पुलिस ऑफिसर कोई एक्शन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह सेड कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान सीआरपीसी के अंदर या बीएनएसएस के अंदर ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, तो इसलिए हम फैमिली वेलफेयर कमेटी के प्रोविजन को स्ट्रक डाउन करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेड कि यह जरूरी है कि पुलिस ऑफिसर्स को सेंसिटाइज किया जाए, और पुलिस ऑफिसर्स को स्टेट पुलिस के हेड्स द्वारा सेंसिटाइज किया जाए कि क्रुएल्टी के केसेस के अंदर डायरेक्ट अरेस्ट ना की जाए, बल्कि अगर सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, उसके पश्चात ही किसी व्यक्ति को जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट सेड कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई कई जजमेंट, जैसे डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल या फिर जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इन केसेस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी, हर पुलिस ऑफिसर को वो डायरेक्शंस फॉलो करनी होंगी। और इस जोगेंद्र कुमार से स्टेट ऑफ यूपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के समक्ष ऐसी कंप्लेंट फाइल होती है जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोजर हो रहा है, तो पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर जो है वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करेगा, और पुलिस ऑफिसर इस बात पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेगा कि जो चार्जेस हैं, एक्यूजेशंस हैं, वो सही हैं, और वाकई में जिसके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस अपराध से जुड़ा हुआ है। तो अगर पुलिस ऑफिसर को थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के पश्चात अगर पुलिस ऑफिसर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नहीं,
जो व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं वो सही हैं, और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि व्यक्ति उन अपराध में सम्मिलित है, उस अपराध से जुड़ा हुआ है, उसके पश्चात ही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब डायरेक्ट अरेस्ट नहीं हो सकती। पुलिस ऑफिसर हैज टू कंडक्ट सर्टेन इन्वेस्टिगेशन, अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहां पर ही हैज टू कम टू अ कंक्लूजन कि यस, इस केस के अंदर लगता है कि अपराध हुआ है, और लगता है कि जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जो आरोपी है, उसने अपराध किया। उसके पश्चात ही पुलिस ऑफिसर कैन अंडर सेक्शन 41 अरेस्ट अ पर्सन। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इन केसेस के अंदर ये क्लैरिफाई कर दिया कि क्रुएल्टी के केसेस के अंदर भी डायरेक्ट अरेस्ट नहीं की जा सकती। रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 41, साथ में जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जैसी जजमेंट्स में दी गई डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू एक तरफ तो 498A जैसे सेक्शन को प्रोटेक्ट किया, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया कि लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी को, स्पेशली हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स की लाइफ और लिबर्टी को भी अननेसेसरी हार्म ना पहुंचे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद स्टडी IQ।